देखो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो इकोलॉजी चल रहा है। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी हम बात कर रहे हैं, और इकोलॉजी के रिलेटेड जो बेसिकली हमने इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखो इकोलॉजी में आगे हम कहां पढ़ रहे थे कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी में कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया था और फिर से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज कर लेती हूं। पहला हमने लिया था सहजीविता। सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे थे? सहजीविता को पढ़ रहे थे। और सहजीविता क्या होती है? क्लास को शेयर करो एक बार जल्दी से जल्दी, नोटिफिकेशन, लाइव चैट। ओके चलो ठीक है, अब पढ़ लो फिर बात करते हैं। चलो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सहजीविता के बारे में, कि इकोलॉजी में सहजीविता क्या होती है। मैंने आपको बता रखा है कि सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ। सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ। और जीवित का मतलब क्या होना? लिविंग फॉर्म में रहना। ऐसे जीव जो एक दूसरे के साथ साथ लिविंग रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना वो लिविंग नहीं रह सकते। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हो कि वो एक दूसरे पे डिपेंड हो। हम क्या होते हैं? देखो हम हमारे फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। दूसरे पे किस पे? प्लांट्स के ऊपर, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, कैसे भी हो, लेकिन हम किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे ही कुछ जीव ऐसे होंगे कि जो एक दूसरे के बिना लिविंग नहीं रह सकते, या फिर आप क्या कह सकते हैं कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। एक दूसरे के साथ रहेंगे तो उनकी जो लाइफ है वो अच्छे से चलेगी। क्यों? क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट एक की होगी, कुछ रिक्वायरमेंट दूसरे की होगी, तो दोनों मिलके अपने रिक्वायरमेंट्स को क्या कर लेंगे? पूरी कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सहजीविता का एक अच्छा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जैसे क्राउन फिश, एक एग्जाम्पल तो आपको पता ही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है इसका? आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था लाइकेन का। किसका एग्जाम्पल पढ़ा था? लाइकेन्स का। और ये लाइकेन किससे मिलके बने होते हैं? कवक प्लस शैवाल से। लाइकेन किससे मिलके बने होते हैं? कवक प्लस शैवाल। कवक को आप इंग्लिश में क्या बोल देंगे? फंगाई। शैवाल को आप क्या बोल देंगे? प्लस एल्गी। शैवाल को आप क्या बोल देंगे? एल्गी बोल देंगे। बिल्कुल राहुल जी, सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस में क्या होगा? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया इसका, लाइकेन। लाइकेन में क्या है कि कवक और शैवाल क्या है? एक दूसरे के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। कैसे? कवक है ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता, लेकिन शैवाल क्या कर सकता है? अपना फूड खुद बना सकता है। मैंने आपको पढ़ा दिया है कि एल्गी के अंदर कौन सी अभिक्रिया चलती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से शैवाल क्या बना लेता है? न्यूट्रिशन, फूड, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाँ बिल्कुल साइकस, राहुल जी सही है आपका साइकस। साइकस के साथ भी कवक क्या करते हैं? रिलेशन बनाते हैं, जिसे आप माइकोराइजा कहते हैं। ये मैंने पीछे पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, तो ये फूड, शैवाल क्या करता है? फूड बनाता है। तो शैवाल क्या करेगा? कवक अपना भोजन नहीं बना सकता, तो शैवाल क्या करेगा? इसको फूड प्रोवाइड करवाएगा, इसको भोजन देगा। कवक का काम हो गया, क्योंकि कवक अपना भोजन नहीं बना पा रहा था, लेकिन शैवाल ने क्या कर दिया? इसको फूड प्रोवाइड करवाया, इसका काम हो गया। अब देखो शैवाल को सेफली रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। और वो जगह इसको कौन देगा? एक जगह देगा रहने के लिए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है, एक दूसरे पे निर्भर है। अगर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बफरिंग नहीं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब सही चल रहा है। राजेश जी सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कवक और शैवाल जब एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? लाइकेन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइकेन किसका एग्जाम्पल हो गया? सहजीविता का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ाया था मैंने? दूसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ाया था मैंने? एग्जाम्पल टू इसका बताया था लेग्यूम पादपों में, लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम पादप। और मैंने बता दिया था कि लेग्यूम प्लांट्स के अंदर क्या आते हैं? लेग्यूम प्लांट्स के अंदर क्या आते हैं? सभी दालें,
मूंग, मोट, जो आपकी चने वगैरह, मसूर की जो दाल होती है, सभी जो दालें आती है वो किस में आती है? लेग्यूम प्लांट्स के अंदर आती है। तो लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट होती है, जो जड़ होती है, इस जड़ के साथ जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम, और राइजोबियम क्या होता है? पीछे पढ़ा दिया है मैंने, एक बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है। तो ये राइजोबियम क्या करता है? लेग्यूम पादपों की रूट्स या जड़ों के साथ कैसा संबंध दिखाता है? सहजीविता का संबंध या फिर सहजीवन दर्शाता है। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर कर लेना। सहजीविता, साथ साथ रहेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। एग्जाम्पल, दोनों को क्या होगा? सबसे अच्छी बात आपको याद रखनी है, दोनों को क्या है? प्लस पॉइंट है। इसके अंदर जो दो जीव होंगे, दोनों को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, दोनों को क्या होगा? लाभ होगा। तो एग्जाम्पल लाइकेन हो गया, जो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। शैवाल कवक को न्यूट्रिशन देता है और कवक शैवाल को क्या देता है? प्लेस देता है, जगह देता है। लेग्यूम पादपों के अंदर क्या हो गया? जिसमें दालें आती है, इनके रूट के साथ राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया सहजीवी संबंध दिखाता है और नाइट्रोजन का क्या करेगा? फिक्सेशन करेगा या फिर स्थिरीकरण करेगा। ठीक है, क्लास को शेयर करो सारे। अब देखो, दूसरा पॉइंट आपने कौन सा पढ़ लिया था? वो पढ़ा था आपने सहजीविता। जो दूसरा पॉइंट पढ़ा था, सॉरी, सहजीविता के बाद में जो दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा था, वो आपने क्या पढ़ा था? सहभोजिता। सहभोजिता। और मैंने आपको बोल दिया था कि ये दोनों पॉइंट है वो एक दूसरे को कंफ्यूज करवाते हैं, एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेट करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखो, सहभोजिता आप किसे कहते हैं? देखो, इसके अंदर जो दो मेंबर होंगे, मान लो मेरे पास एक ए है और दूसरा कौन सा है? बी है। कितने सदस्य होंगे? दो सदस्य होंगे। एक ए हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? बी हो गया। इन दोनों सदस्य के अंदर देखो, एक सदस्य को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इस जोड़े का जो एक मेंबर होगा उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यानी मैंने लिख दिया कि ए को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और बी वाला है, इस बी वाले को ना तो क्या होगा? प्रॉफिट, यानी कि इसको प्रॉफिट भी नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये बी वाला कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल का मतलब आप क्या बोल देंगे? उदासीन होगा। बी वाला कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। बिल्कुल कृतिका जी, राहुल जी, आप सही एग्जांपल दे रहे हैं। सहभोजिता में क्या हुआ कि ऐसे दो मेंबर जिसमें एक को तो प्रॉफिट होगा, दूसरे को ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी कि ये अप्रभावित रहेगा, दूसरे मेंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा दूसरा मेंबर। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था, एक आर्किड बताया होगा, और दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे बेल वगैरह होती है, जो हमारी बेल वगैरह होती है, अमर बेल नहीं आएगी। डोनाल्ड टेम्पो के बापू, मैंने परसों की क्लास में भी पढ़ाया था कि अमर बेल इसका ऑप्शन में नहीं आएगा, आपको अमर बेल याद नहीं रखना है। हाँ बिल्कुल, अधिपादप, आप अधिपादप भी बोल सकते हैं, अधिपादप। और अधिपादप में कौन आते हैं? आपके बेल वगैरह आते हैं, आर्किड वगैरह आते हैं। ठीक है, इनमें होता क्या है? देखो, ये कोई प्लांट है, ये कोई वृक्ष है, आपने घर पे देखा होगा कि इन वृक्ष के ऊपर इस तरीके से क्या चढ़ती है? कोई दूसरी जो बेल है, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? अधिपादप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अधिपादप भी बोल सकते हैं। ये क्या करेगी? इसके सहारे, किसके ऊपर चढ़ रही है? वृक्ष पे चढ़ रही है, वृक्ष के सहारे सारे ऊपर चढ़ रही है। अब ये बेल जब वृक्ष के सहारे सारे ऊपर चढ़ रही है, तो ये जो वृक्ष है, ये कौन सा मेंबर है? बी वाला मेंबर है। कौन सा मेंबर है? बी वाला मेंबर है। मींस बी वाले मेंबर को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगा? लॉस होगा। इस वृक्ष को आप सबने देखा होगा घर पे, क्या देखा होगा कि जो प्लांट, जो वृक्ष है, वृक्ष के चारों तरफ बेल वगैरह अपने घर पे होती है। बेसिकली कुछ ऐसी भी होती है जो हम थोड़ा डेकोरेशन के लिए भी लगाते हैं, या फिर कुछ हमें न्यूट्रिशन या फिर थोड़े फल वगैरह, सब्जियां वगैरह ये सब प्रदान करती है, जैसे लौकी की हो गई, इन सब में। ठीक है, तो ये जब ऊपर चढ़ती है तो ये किस लिए ऊपर चढ़ रही है? ताकि जब ये ऊपर जाए तो इनको क्या मिले? लाइट मिले।
क्या मिले? लाइट। और जब लाइट मिले, प्रकाश मिले, तो ये कौन सी अभिक्रिया कर सके? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कर पाए। कौन सी अभिक्रिया के लिए? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए। तो ध्यान से देखो कि जो आर्किड है, जो अधिपादप है, जो प्लांट के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, वो कौन सा मेंबर है? ए वाला सदस्य है, ए वाला मेंबर है। ये क्या कर रहा है? ऊपर जाके लाइट लेगा और प्रकाश संश्लेषण से क्या करेगा? न्यूट्रिशन बनाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ? इस बेल को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। या फिर इस अधिपादप को तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? ऊपर चढ़ने के लिए इसको तो सहारा मिल गया, प्लस जब ये ऊपर चढ़ेगी तो इसको लाइट मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, और लाइट में ये क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना क्या बनाएगा? न्यूट्रिशन बनाएगा। तो इसको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जिस वृक्ष के सहारे, जिस पेड़ के सहारे ये ऊपर चढ़ रही है, उसको क्या प्रॉफिट होगा? कोई प्रॉफिट नहीं है। क्या उसको लॉस हो रहा है? कोई लॉस नहीं हो रहा, बस उसका क्या ले रही है? ये केवल सहारा ही तो ले रही है। तो जो दूसरा मेंबर है उसको ना तो प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, मतलब उसको क्या होगा? मैम फोटोसिंथेसिस दोनों पादप करेंगे, दोनों ही करेंगे भाई, वृक्ष तो करेगा ही करेगा, लेकिन बेल को तो क्या करना है कि उसको लाइट अच्छी मात्रा में चाहिए, तो प्रकाश चाहिए, तो वो पेड़ के सारे पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगी, तो उसको आराम से लाइट मिल जाएगी और वो अपना क्या कर लेगा? न्यूट्रिशन कर लेगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक मेंबर को प्रॉफिट होता है, लेकिन दूसरे मेंबर को ना तो प्रॉफिट या फिर ना ही लॉस होता है। मतलब कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रल होता है, कैसा होता है? उदासीन होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की क्लियर है? देखो ये मैंने कल की क्लास, जो क्लास हुई थी उसमें पढ़ा दिया था। ठीक है, चलो कुलदीप राजक जी, सूक्ष्म बिश्नोई की बात याद आ गई क्या आपको कि पेड़ पे वजन बढ़ जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है कि पेड़ पे चढ़ रही है और पेड़ पे वजन बढ़ गया तो उसको लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता। चलो अगला एग्जांपल, सॉरी तीसरा जो रिलेशन होता है इसे हम कहते हैं पैरासाइटिज्म या फिर परजीविता। परजीविता, पैरासाइटिज्म भी बोल सकते हैं, पैरासाइट होते हैं ये, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। तो अगला रिलेशन कौन सा होता है? परजीविता। हाँ बिल्कुल बंटी यादव जी, सही है, इतनी बार टाइप करने की क्या जरूरत थी। चलो अगला कौन सा हो गया? परजीविता। परजीविता में देखो नाम से पता चल रहा होगा, पर का मतलब क्या होता है? दूसरे पे। पर का मतलब क्या होता है? दूसरे पे। जीविता का मतलब जीवित रहते हैं, कोई दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं, लिविंग रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, परजीविता में दो मेंबर हैं, एक ए है और दूसरा कौन सा है? बी है। ठीक है, मान लो ये ए वाला जो सदस्य है ये क्या हो गया? परजीवी हो गया। ए वाला सदस्य क्या है? परजीवी है, पैरासाइट है, परजीवी है, पैरासाइट है। ठीक है, अब ये ए वाला सदस्य क्या करेगा? परजीवी है यानी दूसरे पे जीवित रहेगा। ये किस पे जीवित रहता है? बी पर जीवित रहता है। अब जीवित रहने का मतलब क्या है कि ए वाला सदस्य बी वाले सदस्य से क्या लेगा? फूड लेगा, न्यूट्रिशन लेगा, पोषण लेगा। अब पोषण भी किस तरीके से लेगा कि जैसे एक एग्जांपल देना चाहूं, जैसे हमारे बालों के अंदर जू क्या होती है? परजीवी होती है। ध्यान से सुनना, हमारे जो बाल है, बालों में जो जू होती है वो क्या होती है? परजीवी होती है। यानी वो जू क्या करेगी? वो जू क्या करेगी? हमारे बालों से या फिर हमारा जो सिर वाला पार्ट है उससे क्या करेगी? खून को चूसती है, ब्लड का शक करती है, खून को चूसती है। तो हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हमें क्या हो रहा है? लॉस। लेकिन उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कुत्ते पे टिक्स पाई जाती है, देखा होगा कुत्ते पे टिक्स पाई जाती है, वो टिक्स क्या करती है? कुत्ते से ब्लड का क्या करती है? सक करती है, ब्लड को चूसती है। तो कुत्ते से जब वो ब्लड को चूस रही है तो उस कुत्ते को तो क्या हो रहा है? हानि हो रही है, लेकिन उस टिक्स को क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ऐसे
सेम ऐसी ही सिचुएशन आएगी। तो एक सदस्य क्या होता है, परजीवी होता है, और दूसरे सदस्य पे वो डिपेंड रहता है किसके लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो इस ए वाले सदस्य को तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आप सीधा ही बोल सकते हैं कि इसको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ क्यों हो रहा है भाई, बिना किसी मेहनत के क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। अगर ऐसा होता कि हम भी, हमारे अंदर भी ऐसी प्रवृत्ति होगी कि बिना किसी काम किए हुए या फिर जो भी है बिना मेहनत के हमें खाने पीने को मिल जाता, तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हमारे लिए तो प्रॉफिट है ना, सामने वाले को लॉस हो रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो सेम ऐसी सिचुएशन है कि यहां पे देखो ए वाले को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं, दूसरे सदस्य की बात करूं, तो दूसरे सदस्य को क्या हो रहा है, यहां पे हानि हो रही है। यानी आप क्या कह सकते हैं, इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, अब देखो इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल पादपों में मैंने आपको पढ़ा रखा है, अमरबेल। अमरबेल या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, कसकुटा भी बोल सकते हैं। अमरबेल या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, कसकुटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अमरबेल है, अमरबेल क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है कि जो झाड़ियां होती हैं, आप सबने नोटिस किया होगा कि जो झाड़ियां होती है या फिर अन्य जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे पादप, हरे पादप होते हैं, झाड़ियों के ऊपर अगर आप सबने देखा है तो झाड़ियों के ऊपर एक येलो कलर की बेल, येलो कलर की, पीले कलर की एक बेल उस झाड़ी को कवर करके रखती है, पूरी झाड़ी को, देखा होगा ऐसा। ठीक है, और मोस्टली अभी जो मौसम चल रहा है बारिश के दिनों में ज्यादा ये देखने को मिलता है, या फिर जो वसंत ऋतु आती है, वसंत ऋतु में भी मोस्टली देखने को मिल जाता है। होगा क्या कि झाड़ियों के ऊपर, या फिर मैंने आपको बताया होगा कि हमारे घर पे पशुओं को खिलाने के लिए रिंजका बोते हैं, रिंजका। ठीक है, तो वो जो रिंजका होता है, उस रिंजका के ऊपर भी क्या पाई जाती है, ये येलो कलर की अमरबेल पाई जाती है। ये अमरबेल क्या होती है, देखो येलो कलर की है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। अच्छा सवाल पूछा जाता है, ऐसा कौन सा प्लांट है, आपसे सवाल पूछा जाता है ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, आप क्या कहेंगे, अमरबेल। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, और क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं कर सकती। यानी अगर अमरबेल प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी तो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकती। ठीक है, अब क्या होगा, ये अमरबेल किसको कवरिंग करेगी, झाड़ियों को। यानी ए वाला मेंबर कौन हो गया, अमरबेल, और झाड़ियां क्या होगी, बी। अमरबेल क्या है, परजीवी है। अमरबेल क्या है, परजीवी है, किस पे, झाड़ियों पे या फिर अन्य पादपों पे, झाड़ियों पे या फिर अन्य पादपों पे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो अमरबेल है, ये अमरबेल क्या करेगी, झाड़ियों से या फिर अन्य पादपों से न्यूट्रिशन लेगी, पोषण लेगी। तो अमरबेल को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, तो इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन झाड़ियों को या फिर अन्य पादपों को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। इसीलिए अमरबेल क्या होती है, एक परजीवी पादप होती है। क्या हुआ, कौन, सुक्षा बिश्नोई जी आ गए हैं क्या? ठीक है, तो इस तरीके से परजीविता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, अमरबेल होता है। इसके अलावा परजीवी देखो कुछ कवक भी होते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी कुछ जीवाणु भी होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ भी होते हैं, कुछ कवक भी होंगे, कुछ बैक्टीरियाज भी होंगे, कुछ प्रोटोजोआ भी होंगे जो क्या होते हैं, परजीवी होते हैं किसी दूसरे जीव के ऊपर। लेकिन अभी हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट का एग्जाम्पल हम क्या देंगे, अमरबेल देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे बात समझ में? हाँ बिल्कुल, फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। कृतिका जी,
देखो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई ये मैंने पीछे पढ़ा दी है, अब मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगी। कोई बात नहीं, लेट हो गए तो गुड आफ्टरनून जो भी आए हैं उन सभी को। तो परजीविता में हमने क्या पढ़ा कि जिसमें दो मेंबर है, एक को तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा और दूसरे को क्या होगा, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि एक है वो दूसरे पे परजीवी रहता है, दूसरे पे क्या रहता है, परजीवी रहता है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो आपने नाम सुना होगा अंड परजीविता का, ये तीसरा पॉइंट क्लियर है। सहभोजिता क्या है, सहजीविता क्या है और परजीविता क्या है, ये सारे आपके क्लियर होने चाहिए क्योंकि यहां से सवाल पूछा जाता है। चलो, आपने अंड परजीविता का नाम सुना होगा, अंड परजीविता। अंड परजीविता क्या होती है, इससे भी अच्छा सवाल पूछा जाता है, अंड परजीविता। और ये तो आपने मतलब नोटिस भी किया होगा, नोटिस भी किया होगा। महिला व बाल अपराध क्लास का टाइम बताओ। अमीश जी बता देंगे, अभी रुक जाओ, क्लास में रुके रहो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो अंड परजीविता क्या होती है, आप सबने नाम सुना होगा। देखो ये देखी जाती है कोयल, कोयल में। देखो बेसिकली आपने देखा होगा कि जो कुआं और कोयल होती है, कुआं और कोयल, ठीक है, इनके जो एग होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं, ये कैसे दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं, बिल्कुल सेम से दिखाई देते हैं। किसके, कोयल और कोए के अंडे। उसके बाद भी जब वो छोटे छोटे चूजे बन जाते हैं, भाई अंडे से क्या बनेंगे, चूजे बनेंगे, तो वो जब छोटे छोटे चूजे बन जाते हैं, वो भी जब तक मतलब मैच्योर नहीं होते, छोटे छोटे चूजे की फॉर्म में होते हैं, तब तक भी कोयल और कोए के उन चूजों में हम डिफरेंस नहीं कर सकते, हम अंतर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोयल क्या करती है, कोयल थोड़ी समझदार होती है। ठीक है, कोयल क्या करेगी कि कोयल को जब अंडे देने होंगे तो कोयल क्या करेगी, इस कोए के घोंसले में अंडे देती है। कोयल क्या करती है, कोए के घोंसले में अंडे देती है, यानी कि कोए के जो अंडे होते हैं उनके साथ ही अपने अंडे दे देती है कोयल। अब कौवा क्या करता है, पहचान नहीं पाता। कौवा क्या करता है, पहचान नहीं पाता। और कौवा क्या करेगा, उन अंडों को सिक्योर करके रखेगा, उनको सेकेगा। सेकने का मतलब समझ गए होंगे, उनको बिल्कुल जो टेम्परेचर देना चाहिए वो टेम्परेचर उनको कौन देगा, कौवा देगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कोयल क्या हुआ, अंड परजीविता का मतलब अंडे के रूप में परजीवी है, किसके ऊपर, दूसरे जीवों के ऊपर। तो किस पे डिपेंड है, ये कोए पे डिपेंड है कि कोए के घोंसले के अंदर क्या दे देगी, अंडे दे देगी। अब कौवा क्या करेगा, जो कोयल के अंडे हैं उनको अपने अंडे मानकर क्या करेगा, अच्छे से पालेगा, पोसेगा, सिक्योर रखेगा। ठीक है, अब वो छोटे छोटे जब चूजे बनेंगे तब भी ये पहचान नहीं पाएगा, कोहा जो है वो पहचान नहीं पाएगा कि ये अंडे कोए के हैं या फिर कोयल के हैं, यानी खुद के हैं या फिर कोयल के हैं। लेकिन जब वो बड़े होंगे तब इसको ये पता चलता है कि ये जो उसने जो चूजे पाले हैं, जिन अंडों को इसने सिक्योर रखा है, वो किसके रखे हैं, कोयल के रखे हैं। क्यों देती है, अरे समझदार होती, इसको आगे काम नहीं करना पड़ता, सिंपल सी बात है। जैसे आजकल क्या हो रहा है भाई, आजकल यही तो हो रहा है कि जिन कपल्स को टाइम नहीं होता, ध्यान से सुनो, ह्यूमन में भी ऐसा हो रहा है, मानव भी क्या कर रहे हैं कि देखो ये तो एक टेक्निक है कि किसी को बच्चे नहीं होते, तो एक टेक्निक थी, लेकिन फिलहाल में इंडिया या फिर अन्य कंट्रीज में, फॉरेनर कंट्रीज में ज्यादा है। क्या होता है कि जिन कपल्स को टाइम नहीं होता वो सैरोगेसी से अपना बच्चा बनवाते हैं, सैरोगेसी से, यानी सैरोगेट मदर होती है अलग से। वो मदर क्या करती है, अपने वुम्ब में, अपने पेट में उस कपल के बच्चे को 9 महीने तक पालती है, और 9 महीने बाद जब उस बच्चे का जन्म होता है तो वो कपल उसको ले जाते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने अपने 9 महीने का टाइम भी बचा के रखा है, 9 मंथ का भी। तो अगर ऐसा अगर ह्यूमन बींग्स में हो सकता है तो ये तो पशु पक्षी है।
सैरोगेट मदर का नाम आपने सुना होगा। अरे बहुत से अपने एक्टर्स हैं जिसमें ये सलमान खान, सॉरी शाहरुख खान है, या फिर अदर हैं जो एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे, जिन्होंने सैरोगेसी के थ्रू क्या करवाया है, बच्चे को जन्म दिया है। तो ऐसा हो रहा है, फॉरेनर में तो होता है जैसे होता है, फिलहाल इंडिया में भी चलने लग गया। तो ऐसा ही क्या होता है, कोयल क्या करती है, कोयल समझदारी दिखाती है और कोई के घोंसले में जाके क्या देती है, अंडे देती है। बिल्कुल गौतम जी रियल में होता है। देखो कई कपल्स में तो प्रॉब्लम्स होती है, अगर वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते तो वो सैरोगेसी का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि टाइम नहीं होता, या फिर अदर एनी सिचुएशंस, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं, या फिर सैरोगेसी से क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, हाँ विनीत जी बिल्कुल सही है आप। तो कोयल कोए के घोंसले में अंडे देती है और उन अंडों को कौवा अच्छे से पालता पोसता है, और जब वो चूजे से बड़े बनते हैं तब कोई को पहचानने में आता है कि यार ये तो कोयल के अंडे थे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहेगी। ठीक है, चले आगे। तो अंड परजीविता किसमें पाई जाती है, सीधा आपसे पूछा जाएगा अंड परजीविता। तो आप क्या कहेंगे कि अंड परजीविता कोयल और कोयल दिखाती है, जिसमें अपने अंडे किसके घोंसले में दे देती है, कोए के घोंसले में दे देती है। तुलसीराम जी आप क्या करोगे मेरी क्वालिफिकेशन का, बताओ पहले तो, मतलब किस वे में पूछ रहे हो, फिर मैं आपको पक्का बताऊंगी किस वे में पूछ रहे हो। चलो, ये सारे रिलेशंस हो चुके हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, परजीविता, अंड परजीविता, सहभोजिता, सहजीविता, ये सारे मैंने पढ़ा दिए हैं। ओके, चलो अब आप हेडिंग लिखेंगे फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको हेडिंग लिखनी है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। आपको हेडिंग लिखनी है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। अब देखो फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है। फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा होगा। यानी कि जीव है वो अपने भोजन के लिए एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, किसी ना किसी स्तर पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, और वे एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बना लेते हैं, एक चेन बना लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले मैं आपको चारण खाद्य श्रृंखला का एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल देती हूँ चारण खाद्य श्रृंखला का। चारण खाद्य श्रृंखला का मैं एग्जाम्पल देती हूँ, फूड चेन का मैं एग्जाम्पल देती हूँ। देखो इस फूड चेन में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये क्या है, घास है, घास है, या फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, या फिर घास है। इस घास को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया। इंसेक्ट का मतलब कीट पतंग, और वो कीट पतंग मान लो कि टिड्डा ही था। कीट पतंग कौन सा था, टिड्डा था। यानी टिड्डे ने किसको खाया, घास को खाया। ठीक है, अब इस टिड्डे को कौन खा गया, आप क्या कहेंगे, मेंढक। जो फ्रॉग होता है, जो मेंढक होता है, वो किसको खा सकता है, टिड्डे को खा सकता है। अब आप उल्टी सीधी खाद्य श्रृंखला भी नहीं बना सकते। आप ऐसे नहीं बना सकते कि घास को खाया हिरण ने और फिर हिरण को खा गया सांप। आप ऐसी खाद्य श्रृंखला भी नहीं बना सकते। खाद्य श्रृंखला हमेशा सही होनी चाहिए कि जो जिसको खा सकता है या फिर जिसको एनर्जी मिल सकती है, वो खाद्य श्रृंखला ही सही होगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो घास था, ग्रास था, इस घास को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया। और वो इंसेक्ट कौन सा है, हमने मान लिया टिड्डा। ठीक है, अब टिड्डे को कौन खा गया, मेंढक। अब आप ये मत लिख देना कि मेंढक को खा जाएगा शेर, ये मत लिख देना कि मेंढक को कौन खा गया, शेर खा गया। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मेंढक का पेट, शेर का पेट इस मेंढक से नहीं भरने वाला। अब इस मेंढक को कौन खाता है, सांप खा जाता है, स्नेक।
मेंढक को कौन खा जाता है? सांप खा जाता है, स्नेक कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो आप सबने सुना होगा कि सांप को कौन खा जाता है? बाज खा जाता है। सांप को कौन खा सकता है? चील, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, बाज भी बोल सकते हैं। कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा। तो मैंने आपके सामने एक खाद्य श्रृंखला बनाई है। देखो, जीव अपने भोजन के लिए अलग अलग स्तर पर क्या है? डिपेंड है। अलग अलग स्तर पे क्या है? डिपेंड है। तो ये सारे स्तर जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? फूड चेन बना लेते हैं, खाद्य श्रृंखला बना लेते हैं। ध्यान से सुनो, घास को किसने खाया? टिड्डे ने खा लिया। अब क्या हुआ कि मेंढक को भोजन चाहिए। आप सबको पता है कि यहाँ पे जो घास है ये क्या हो गया? उत्पादक हो गया। आप देखते ही पता लगा लेंगे घास क्या है? उत्पादक है। उत्पादक को आप इंग्लिश में क्या लिख लेंगे? प्रोड्यूसर्स। घास क्या है यहाँ पे? प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। क्योंकि हमने पीछे के क्लासों में पढ़े थे कि जितने भी हरे पादप होते हैं या फिर हरे जीव जंतु होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं। जिसमें हमने देखा था कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं और कुछ प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखो घास को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। तो ये टिड्डा क्या है? यहाँ पे शाकाहारी है। शाकाहारी है, शाकाहारी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? हर्बीवेरस बोल सकते हैं। शाकाहारी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं? हर्बीवेरस बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर आप इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ये क्या हो गया यहाँ पे? प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में? प्राथमिक उपभोक्ता भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने खाया। टिड्डे को कौन खा गया? मेंढक खा गया। यहाँ पे देखो ये मेंढक कैसा है? कार्निवर्स है, मांसाहारी है। मेंढक कैसा है? मांसाहारी हो गया, कार्निवर्स हो गया। और ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता बोल सकते हैं। मेंढक क्या है यहाँ पे? सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये द्वितीयक उपभोक्ता है जो किसको खाता है? टिड्डे को खाता है। ठीक है, इसके बाद मेंढक को कौन खा गया? सांप खा गया। और सांप को कौन खा गया? बाज खा गया। आपको पता है कि सांप और बाज हमेशा कैसे रहेंगे? मांसाहारी रहेंगे। मतलब ये हमेशा मांसाहारी जीवों को खाते हैं। तो ये क्या हो गए? उच्च मांसाहारी। ये क्या हो गए? उच्च मांसाहारी। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, जो तृतीयक उपभोक्ता होंगे, वो सारे कैसे होंगे? उच्च मांसाहारी होंगे। सारे कैसे होंगे? उच्च मांसाहारी होंगे। तो ये दोनों क्या हो गए? सांप और बाज कैसे हो गए? टर्सरी कंज्यूमर्स हो गए, यानी तृतीयक उपभोक्ता हो गए, टर्सरी कंज्यूमर्स हो गए। तो हमने कल पढ़ा था कि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हमेशा कैसे होंगे? शाकाहारी होंगे। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है वो क्या होंगे? मांसाहारी। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स है वो सारे के सारे कैसे होंगे? उच्च मांसाहारी होंगे। क्या होंगे? उच्च मांसाहारी होंगे। तो आपने देखा कि शाकाहारी किस पे डिपेंड है? उत्पादकों पे, प्रोड्यूसर्स पे। मांसाहारी भी किस पे डिपेंड है? शाकाहारियों पे, हर्बीवेरस पे। बंटी यादव जी, ऐसे वो सेम हो गया ना, एक ही प्रजाति, एक ही जाति हो गई तो वो खाद्य श्रृंखला नहीं बन पाएगी। यहाँ पे वो खाद्य श्रृंखला नहीं बन पाएगी। जिंदा कारतूस सूक्ष्म, क्या आईडी बनाई है आज तुमने? ठीक है, आगे देखो सांप और बाज है, ये क्या होते हैं? टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं। और ये टर्सरी कंज्यूमर्स क्या है? उच्च मांसाहारी है, जो किसको खाते हैं? मांसाहारियों को खाते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपके सामने एक चारण खाद्य श्रृंखला बनाई, एक फूड चेन बनाई। तो अगर आपको कभी भी फूड चेन की बात दिमाग में आए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फूड चेन बनेगी कैसे। फूड चेन बनेगी कैसे? तो आप क्या याद रखेंगे कि भाई जो स्तर है ना, वो स्तर एक दूसरे पर डिपेंड होने चाहिए, तभी फूड चेन बन पाएगी। अब आप कहीं बोल रहे हो कि छोटे सांप को बड़ा सांप खा गया, फिर बड़े सांप को उससे बड़ा सांप खा गया, फिर उससे बड़े सांप को उससे बड़ा सांप खा गया।
तो मैम ये खाद्य श्रृंखला हुई कि नहीं हुई? तो सेम जाति है वो एक स्तर नहीं बन रहा, वो एक लेवल नहीं बन रहा, वो एक लेवल नहीं बन रहा। इतनी बात आप याद रखेंगे। तो ये एक खाद्य श्रृंखला है, कोई भी खाद्य श्रृंखला हो सकती है। हो सकता है यहाँ पे घास को हिरन खा ले, हिरन को कौन खाए? शेर खाए। घास को कौन खाए? बकरी खाए। बकरी को कौन खा सकता है? शेर खा सकता है। ठीक है, तो कोई भी खाद्य श्रृंखला हो सकती है, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि घास को कीट पतंग खाएंगे, फिर मेंढक खाएगा, फिर सांप खाएगा, फिर कौन खाएगा? बाज खाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखलाएं क्या होती है? उपस्थित होती है। अब देखो, खाद्य श्रृंखला को समझाने के लिए एक नियम आता है। खाद्य श्रृंखला, इसको मिटा रही हूं। फूड चेन में ऊर्जा के प्रवाह को समझाने के लिए, ऊर्जा प्रवाह को समझाने के लिए, एनर्जी फ्लो के लिए एक नियम आता है जिसे हम 10% का नियम या फिर दक्षांश का नियम भी कहते हैं। 10% का नियम या फिर क्या कहते हैं? दक्षांश का नियम भी कहते हैं। ध्यान से सुनो। हाँ, ये 12th में है, ये चैप्टर 12th में है। सुरेश जी वेलकम, आपकी फर्स्ट क्लास है। तो अब देखो, मैंने क्या बताया कि इस फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो यानी आप क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा प्रवाह है। एनर्जी फ्लो या फिर आप क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा प्रवाह है। ऊर्जा प्रवाह या फिर एनर्जी फ्लो को समझाने के लिए एक नियम आता है जिसे हम 10% का नियम या फिर आप इसको बोलते हैं दक्षांश का नियम। दक्षांश का नियम या फिर 10% का नियम कहा जाता है। 10% का नियम, ये 10% का जो रूल है, 10% का जो नियम है, वो किसको बताता है? एनर्जी के फ्लो को। किसके अंदर? फूड चेन के अंदर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। 10% या फिर दक्षांश का नियम है, ये सबसे पहले लीडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक लीडमैन नामक वैज्ञानिक थे और लीडमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। इसके लिए 10% का रूल दिया गया, 10% का नियम दिया गया। अब 10% के रूल में क्या बताया गया? ध्यान से सुनो। एक लाइन में आपके सामने लिखती हूं। एक स्तर से दूसरे स्तर के मध्य 10% ऊर्जा की हानि होती है। देखो, लीडमैन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया? ठीक है, कि ऊर्जा के जो स्तर है या फिर फूड चेन के जो स्तर है, खाद्य श्रृंखला के जो स्तर होते हैं, इसमें एक स्तर से दूसरे स्तर के मध्य 10% ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि 10% ऊर्जा का क्या होता है? प्रवाह होता है। उसे ही आप क्या कहते हैं? 10% का नियम कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, होता कैसे? एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने जो फूड चेन लिखी थी वही एग्जाम्पल मैं आप सबके सामने लिखती हूं। देखो, घास को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। ठीक है, टिड्डे को कौन खा जाता है? आप क्या कहेंगे? मेंढक खा जाता है। टिड्डे को कौन खा गया? मेंढक खा गया। मेंढक को कौन खा गया? आप क्या कहेंगे? सांप। और सांप को कौन खा जाता है? बाज खा जाता है। ये खाद्य श्रृंखला यहां तक कंप्लीट हुई। अब देखो, लीडमैन ने क्या बताया कि घास के अंदर कितनी ऊर्जा होती है? 100% ऊर्जा होती है। ठीक है, तो एक स्तर से दूसरे स्तर के मध्य 10% ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। जब ये टिड्डा इस घास को खाता है तो इस घास से इस टिड्डे के पास कितनी ऊर्जा आई? भाई, घास को किसने खाया? टिड्डे ने खाया। इस टिड्डे के पास कितनी ऊर्जा है? 10% ऊर्जा है। 10% ऊर्जा की हानि कैसे हुई? घास के पास कितनी ऊर्जा थी? 100%। इसमें से 10% किसके पास चली गई? टिड्डे के पास। तो इसके पास कितने प्रतिशत रह गई? 90%। इसके पास कितनी रह गई?
90%। गोपी बात करूंगी, अभी रुक जाओ, पढ़ाई कर लो एक बार ना, लास्ट में करती हूँ। इस 100% में से 10% ऊर्जा अगले स्तर पे चली गई। किसके पास चली गई? टिड्डे के पास चली गई। तो पीछे 100% में से 10% इसके पास आ गई, तो 90% की क्या हो गई? हानि हो गई। सॉरी, 90% रह गई तो 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, क्या हुआ सुक्षा बिश्नोई, बीमार हो तुम? अब क्या हुआ कि इस टिड्डे के पास जो 10% ऊर्जा है, अब मेंढक के पास क्या जाएगी? मेंढक किसको खाएगा? टिड्डे को खाएगा। ध्यान से समझ लेना, कंफ्यूज हो सकता है। मेंढक किसको खाएगा? टिड्डे को खाएगा। तो मेंढक के पास टिड्डे की 10% जाएगी। मेंढक के पास टिड्डे की ऊर्जा की कितने प्रतिशत जाएगी? 10% जाएगी। मतलब क्या है कि टिड्डे के पास कितनी है? 10%। 10% का 10% निकालो, तो कैसे निकालते हैं? ध्यान से समझ लो, फिर आप बोलोगे कि हमें समझ में नहीं आया। परसेंट कैसे निकालते हैं? मैं 10 का 10% निकाल रही हूं, तो 10 का 10% ऐसे निकाला जाता है। 10 का 10% ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, 10 का मतलब क्या होता है? गुणा। ध्यान से सुन लो, मैंने क्या बोला? 10 का 10% निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगी? 10 का मतलब क्या लिखा? गुणा 10, और परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लगा देते हैं? 100 लगा देते हैं। तो 0 से 0, 0 से 0, कितना बच गया? 1 बच गया। मतलब मेंढक के पास कितनी ऊर्जा आई? 1%। मेंढक के पास कितनी आई? 1%। ध्यान से सुनो, इस 10% में से मेंढक के पास कितनी आई? 1%, क्योंकि 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो इसके बाद, क्या हुआ कि ये जो सांप है, अरे रुक जा रे, अरे कुमार सत्यपाल जी रुक जा, मुझे दिख रहा है, एक बार इसको समझ ले। अब क्या हुआ कि इस सांप के पास क्या होगी? मेंढक की 10% जाएगी। सांप के पास मेंढक की कितने प्रतिशत जाएगी? 10% जाएगी। ठीक है, अरे बाकी ऊर्जा तो खुद के पास ही रहती है। टिड्डे के पास 10% थी, 1% मेंढक ने खाया, तो मेंढक उस 10% में से 1% कोई काम में ले सकता है, और तो वेस्ट ही रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा? सांप के पास मेंढक की 10% जाएगी। आपको 1 का 10% निकालना है। ध्यान से सुनो, 1 का मतलब गुणा 10%। प्रतिशत का मतलब नीचे क्या आ गया? प्रतिशत। सत का मतलब 100। 0 से 0 कट गया, बच गया कितना? 1/10, और 1/10 का मतलब 0.1%। तो सांप के पास कितनी ऊर्जा आ गई? 0.1%, 0.1%। ठीक है, अब इसके बाद बाज के पास कितनी जाएगी? इस सांप की 10%। बाज के पास क्या होगी? इस सांप की 10% जाएगी। तो ध्यान से सुनो, 0.1 का 10%। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 1 पॉइंट और बढ़ गया, तो बाज के पास कितनी आ गई? 0.01%। कितनी आई? 0.01%। तो हर स्तर पर, हर लेवल पर केवल 10% ऊर्जा का ही फ्लो होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि 10% ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं? 10% का नियम, जो किसने दिया था? लिडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मुझे जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई क्या? फिर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, मुझे जल्दी से बताओ, ये बात आपको समझ में आई? जल्दी बताओ, सारे बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई? अरे कई बच्चे आर्ट्स के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे। देखो साइंस वालों को तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं 11th 12th में। तुलसीराम जी बताएंगे अभी आपको क्या पढ़ाई करी है। आपको क्या लगता है? पहले गैस करो और बताओ मुझे, आपको क्या लगता है? पहले आप गैस करो, जल्दी। गैस करने का मतलब आप सोच के बताओ। चलो समझ में आ गया। अब एक एग्जांपल देती हूँ, फटाफट बताना।
मैं इसको मिटा रही हूं, ये तो आपको समझ में आ गया। चलो अगली खाद्य श्रृंखला का मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल अगली फूड चेन, जैसे घास या फिर पेड़ पौधे हैं, इनको कौन खाती है? बकरी खाती है। कौन खाती है? बकरी खाती है। अब बकरी को कौन खा जाता है? शेर खा जाता है। सीधा ही लिख लो, शेर खा जाता है। शेर पे कौन काम करेंगे? अपघटक काम करेंगे। अपघटक, डीकंपोजर। आपको जल्दी से इनकी ऊर्जा बतानी है कि बकरी के पास कितनी ऊर्जा आएगी, शेर के पास कितनी आएगी। इसमें तो ज्यादा कुछ लफड़ा ही नहीं है, जल्दी बता सकते हो आप। लास्ट वाले के पास बताओ, शेर के पास कितनी ऊर्जा पहुंचेगी, जल्दी बताओ। शेर के पास कितनी ऊर्जा पहुंचेगी? आप शेर का बता दो बस। महेश मीना जी 50%, 1%, 1%, 1%, 1%। समझ नहीं आया? प्रकाश जी पहले क्यों नहीं बोले आप? समझ नहीं आया? मैंने बार बार पूछा है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जल्दी बताओ, फिर टाइम हो रहा है। चलो बिल्कुल सही है कई लोगों का तो। गोपी 100% कैसे आएगा? सोचो, आप बातें करने में लगे थे कि मैंने पढ़ा दिया। चलो, घास या फिर पेड़ पौधों ने कितनी ऊर्जा बना रखी थी? 100%। 100% का 10% किसके पास आया? बकरी के पास। और इसका 10% मैंने बताया है, 10 का 10%, 0 से 0, 0 से 0, कितना बच गया? 1%। 1% किसके पास आएगी? शेर के पास आएगी। अब कोई 50% भी बता रहा है, 80% भी बता रहा है, 100% भी बता रहा है, 10% भी बता रहा है। आंसर क्या आएगा? 1%। तो आंसर आ गया इसका 1%। अब आप हेडिंग लिखेंगे कोर प्रभाव, कोर इफेक्ट। हेडिंग लिखेंगे कोर प्रभाव, कोर इफेक्ट। कोर प्रभाव या फिर इसको एज इफेक्ट भी बोलते हैं। आप हेडिंग लिखेंगे कोर प्रभाव क्या होता है। सवाल पूछा जाता है कोर प्रभाव क्या होता है। देखो, कोर प्रभाव क्या होता है, सवाल पूछा जाता है। ध्यान से सुनो, कोर प्रभाव क्या है? कोर प्रभाव क्या होता है? जब दो पारीतंत्र, ध्यान से सुनो, जब दो पारीतंत्र, पारीतंत्र का मतलब इकोसिस्टम, दो पारीतंत्र, पारीतंत्र का मतलब इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। और इकोसिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिया है पीछे कि जैविक और अजैविक कारक जब एक दूसरे के साथ इनका जो एक साथ जुड़ते हैं तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं, पारीतंत्र बनाते हैं। पारीतंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। ये बात मैंने आपको पीछे पढ़ा दी है। जब दो इकोसिस्टम, दो पारीतंत्र आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो इनके संसाधन भी, तो इनके संसाधन भी आपस में मिल जाते हैं।
तो इनके संसाधन भी आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण यहां अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। अर्थात बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता में वृद्धि होती है। समझ में आया कुछ कोर इफेक्ट क्या है? कुछ समझ में आया होगा। कोर इफेक्ट हम किसे कहेंगे, कोर प्रभाव हम किसे कहेंगे? ध्यान से सुनो। कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा पारितंत्र जब एक साथ जुड़ जाते हैं, इकोसिस्टम है, जब अलग अलग इकोसिस्टम एक साथ जुड़ जाते हैं, जैसे घास के मैदान हो गए या फिर अन्य जो भी क्षेत्र होते हैं, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके जो संसाधन है, भाई किसी पारितंत्र के पास कुछ एनवायरमेंट है, दूसरे पारितंत्र के पास अलग एनवायरमेंट है। जब दोनों पारितंत्र एक दूसरे के साथ जुड़ गए, इकोसिस्टम जब एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो क्या हुआ, एक पारितंत्र में अलग जीव रह रहे थे, दूसरे में अलग जीव रह रहे थे, तो उनके जीव भी क्या होने लग जाएंगे। अब भाई अलग अलग जीव हैं, तो अब जो दो पारितंत्र जुड़ गए, तो जहां उनको अनुकूलता मिलेगी वो वहां अनुकूल हो जाएंगे, एडेप्ट हो जाएंगे। तो दोनों पारितंत्र जुड़ गए। भाई ऐसा होने लग गया कि राजस्थान और जम्मू को मतलब पास पास हो, जैसे मान लो दोनों एक दूसरे के पास पास हो, तो हम क्या करेंगे, थोड़े दिन के अंदर राजस्थान के लोग हैं वो जल्दी से जम्मू वाले क्षेत्रों में क्या हो जाएंगे, एडेप्ट कर जाएंगे, अनुकूल कर जाएंगे, और जम्मू वाले कहां कर जाएंगे, राजस्थान में एडेप्ट कर जाएंगे। तो दो पारितंत्र एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अब क्या हुआ, राजस्थान के जो जीव है वो जम्मू वाले इलाके में क्या एडेप्ट करने लग जाएंगे, जम्मू वाले कहां करने लग जाएंगे, राजस्थान में एडेप्ट करने लग जाएंगे। तो सेम ऐसी सिचुएशन है कि दो पारितंत्र जब एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो दोनों के जो जीव हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करने लग गए, अनुकूलता दिखाने लग गए, एडेप्टेशन दिखाने लग गए। ठीक है। अरे आपको पता ही है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं तो एक दूसरे के विचारों का नहीं पता होता, लेकिन जब पास रहने लग जाते हैं तो उनको क्या लगने लग जाता है, एक दूसरे की कमी और एक दूसरे का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पता लग जाता है। कमियां भी पता लग जाती है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता लग जाता है। तो सेम वही सिचुएशन है कि दो पारितंत्र एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो जीव क्या होंगे, अलग अलग जो जीव हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करने लग जाएंगे, एडेप्ट करने लग जाएंगे, अनुकूल होने लग जाएंगे। मतलब वहां अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलेंगे, यानी उनके अंदर क्या होगी, जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। इसे आप कहते हैं कोर इफेक्ट। अरे थोड़ी सी समझ में आ जाएगा कि जब दो पारितंत्र आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके संसाधन भी आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण यहां अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। अर्थात बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलो आज की क्लास का टाइम हो गया है।